अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिज़िक्स बुक। पेज नंबर आपकी बुक का है 191। ओपन करें। अपने लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी कूलम्स लॉ। बेटे हमने आधी डेरिवेशन मैंने आपको करवाई थी, बाकी हाफ जो डेरिवेशन का हमारा रह गया था वो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। मेन पॉइंट्स मैं दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ, देन हम उसको आगे फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और इसमें हमने पहले क्या चीज़ पढ़ी थी? पहले मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charges and inversely proportion to the square of the distance between them। याद आई? हमने क्या किया था? हमने इसके लिए इक्वेशन डिराइव करवाई थी बेटे। मैंने आपको स्टेटमेंट करवाई, देन हमने डेरिवेशन की। दो डिफरेंट टाइप के हमारे पास चार्जेस थे। दो मेन पॉइंट्स थे स्टेटमेंट के। क्या कि चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड थे, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी ये फोर्स। और क्या था? जो चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस था बेटे, ये डिस्टेंस, दो चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस था उसका जब स्केयर किया जाए तो फोर्स उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि स्टेटमेंट के दो पॉइंट्स थे। इन दोनों पॉइंट्स को हमने सपोज कर लिया कि ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फिर हमने क्या किया? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद डायरेक्टली के साइन को हमने रिप्रेजेंट कर लिया के से। के इज़ नोन एज कांस्टेंट, और ये कौन सा कांस्टेंट है? दिस इज़ नोन एज कूलम्स कांस्टेंट। और के की वैल्यू कितनी होती है वो मैंने आपको बताई। यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी, नई चीज़ आई थी, डेट इज़ नोन एज एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम लोग क्या कहते थे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते थे। इसकी क्या वैल्यू है वो वैल्यू मैंने आपको बताई। और अगर ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की जाएँ तो बेटे के की वैल्यू क्या बनती थी वो भी हमने बताई। नेक्स्ट आगे हम फर्दर चले। हमारे पास क्या इक्वेशन थी? ये इक्वेशन थी। इसी इक्वेशन को अगर हम लोग यहाँ पे के की जगह के की वैल्यू पुट करें तो आपकी न्यू इक्वेशन जो है वो ये बन जाती थी। ऐसे था, ये के की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली थी। उसके बाद हमने क्या कहा था कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो कूलम्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, अगर उसको हम वेक्टर फॉर्म में राइट करेंगे तो किस तरह से करेंगे वो मैंने आपको बताया। आगे फर्दर हमने क्या देखा कि हमने देखा कि कूलम्स फोर्स जो है वो एक म्यूचुअल फोर्स है। क्या मैंने बताया था बेटे? मैंने बताया था कि कूलम जो है एक म्यूचुअल फोर्स है। Q1 जितनी फोर्स एग्जर्ट करता है Q2 पे, Q2 उतनी ही यानी कि इक्वल फोर्स एग्जर्ट करता है एज इन रिजल्ट Q1 के ऊपर। लेकिन वो फोर्स होती इक्वल है लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। तो उसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे करेंगे? F12 इज इक्वल्स टू F21। दोनों इक्वल्स हैं लेकिन ऑपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या साइन यूज़ किया था? हमने यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ किया था। इसी इक्वेशन को बेटे हम कंटिन्यू करेंगे, इसको आगे फर्दर हम अब डिराइव करेंगे। यहाँ तक उस दिन मैंने आपको करवा ली थी, इसी को अब हमने आगे लेके चलना है। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट बेटे। पहले इसके मेन पॉइंट्स को हम लोग रीड आउट कर लेते हैं, देन इसकी मैं आपको डेरिवेशन करवाऊंगी। हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? हमने यहाँ तक अपनी इक्वेशन जो है यहाँ तक कंप्लीट करवाई थी। मैंने बताया था कि इक्वल होंगी लेकिन क्या होगा? वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। The magnitude of both these forces is the same and is given by equation 9.3. To represent the direction of these forces, we introduce unit vectors. If R21 vector is a unit vector directed from Q1 to Q2, and R12 is the unit vector directed from Q2 to Q1, then F21 और F12 आपको दोनों बताए हुए हैं। The forces F12 and F21 are shown in figure 12.2a and b. Seen that R21 is equals to minus R12, F21 is equals to minus 12. The sign of charges in equation 12.5a and b determine whether the forces are attractive or repulsive. We shall now consider the effect of medium between two charges upon the Coulomb force. If the medium is an insulator, it is usually referred as dielectric. इसको अंडरलाइन करो आप लोग। आपका डेफिनेशन आ सकती है व्हाट इज़ डाई इलेक्ट्रिक, तो आप यही लिखो कि अगर मीडियम जो है वो इंसुलेटर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डाई इलेक्ट्रिक कहेंगे। इट हैज़ बीन फाउंड दैट अ प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑलवेज रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कंपेयर्ड विद दैट इन फ्री स्पेस बाय अ सर्टन फोर्स विच इज़ द कांस्टेंट फॉर ए गिवन डाई इलेक्ट्रिक।
This constant is known as relative permittivity and is represented by this sign. The value of relative permittivity of different dielectrics are given in table 12.1. Thus, the Coulomb's force in a medium of relative permittivity is given by, ये आपकी इक्वेशन एंड आती है। ये इक्वेशन किस तरह से आई है ये आपकी बुक में नहीं दिया गया। इसकी पूरी डेरिवेशन बेटे मैं आप लोगों को करवाऊंगी, आपने वो डेरिवेशन साथ साथ उतारनी है। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो इतना लिखोगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी डेरिवेशन पेपर में आती है और वो यहाँ पे गिवन नहीं है। मैं आपको इसकी इक्वेशन पूरी ड्राइव करवाऊंगी। तो लेट स्टार्ट बेटे, हम इसको आगे फर्दर अप करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ साथ इसको करें। ये तो आपको सारी याद है ना, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, ठीक है, हम सारी करके आए इक्वेशन कूलम्स लॉ, फिर उसकी स्टेटमेंट की, और इन द एंड हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास हमारी ये इक्वेशन आ गई थी इन द एंड, F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। इसी से आगे हम अपने कंटिन्यू करना है, इसी के आगे हम चलेंगे, ठीक है, क्लियर है। हमने क्या पढ़ लिया कि जो मैग्नीट्यूड है बोथ फोर्सेस का, दोनों फोर्सेस का, वो क्या है, वो सेम है। दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है F12 और F21 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। सिर्फ और सिर्फ इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, ऑपोजिट है। इज दैट क्लियर? बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, वो ऑपोजिट है। इज दैट क्लियर? इसी को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे बेटे। हम क्या करेंगे, हम इन फोर्सेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर्स का यूज़ करेंगे। इफ़ हमने दो यूनिट वेक्टर यहाँ पे लेने हैं, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मैं इधर हेडिंग दे लेती हूँ, वी यूज़ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। हम अब यूनिट वेक्टर्स का यूज़ करेंगे। हमने कौन से यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर लेंगे। एक हम लेंगे R21, जैसे हमारी फोर्स थी F21 ये वाली, ठीक है। तो उसके लिए हमने यूनिट वेक्टर ये ले लिया और ये डायरेक्ट हो रहा है कहाँ बेटे, Q1 टू Q2। इसी तरह दूसरा यूनिट वेक्टर हमने लेना है कौन सा, R12, ठीक है। और ये जो यूनिट वेक्टर है इट डायरेक्ट फ्रॉम Q2 टू Q1। इज डेट क्लियर? ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसी को लेके आगे हमने मूव करना है। देन अगर ये वेक्टर्स हैं दोनों चार्जेस के लिए हमारे पास, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी। हमने इक्वेशन यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। F21 इक्वेशन क्या होगी, हमने पहले भी ड्राइव कर लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इसके लिए हम यूनिट वेक्टर क्या यूज़ करेंगे, अभी मैंने बताया R21, फोर्स 21 के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, दूसरा हम 12 लेंगे, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा हमारा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे हम, ये 12 है तो यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे, 12 ले लेंगे। ये हमने किस लिए, ये क्या हमने रिप्रेजेंट कर दिया बेटे, हमने रिप्रेजेंट किया डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पे यूज़ किया यूनिट वेक्टर। दो यूनिट वेक्टर थे, दोनों कौन कौन से थे मैंने आपको बता दिया, वो हमने यहाँ पे उनको लिख लिया यूनिट वेक्टर्स को। क्लियर हो गया। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं हमारे पास, ये क्या हैं, ये इन दोनों फोर्सेस को हम इस तरह भी, ये ऐसी है ना, ये देखो ये क्या है F21 और दूसरी हमारे पास कौन सी है F12, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये किसके इक्वल है, मैं अगर आपको लूँगा, हम ऐसे भी तो इनको कह सकते हैं ना कि R21 अगर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में करें तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है R12 के, लेकिन साइन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। सेम ऐसे ही जब जैसे ये है, इनके डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, अगर इनको यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट करें तब भी ऐसे ही होगा कि इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया बेटे, हमने यहाँ पे जो शो किया वो क्या साइन लगाया, हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पे एक डायग्राम से भी इसको सिंपली रिप्रेजेंट किया हुआ है, बहुत सिंपल डायग्राम है। क्या जो है आपने दो यूनिट वेक्टर्स लेने हैं, ठीक है, कोई से भी एक हम ए ले लेते हैं, एक हम क्या लेंगे, बी लेंगे, ठीक है। सपोज आपके पास कोई भी यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, दिस इज Q1, इसको हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं बेटे Q2,
और ये जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या सपोज किया हुआ था, आर किया हुआ था। और यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कौन सी है, हमारी F21। और इसके लिए जो हम यूज़ करें यूनिट वेक्टर वो कौन सा करें, R21। इसी तरह जो दूसरा था आपके, जो दो फोर्सेस है ना यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ जो मैंने राइट की है इसी को मैं डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस क्या है, आर है। ये क्या है हमारे पास, चार्ज 2। ये क्या है, 1 है। यहाँ पे जो फोर्स है वो कौन सी है हमारे पास, F12। तो इसी का मतलब है यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होगा हमारा, R12। लेकिन उसकी डायरेक्शन, इसकी देखो दोनों हैं सेम, लेकिन दोनों की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी और ये इस डायरेक्शन में था। इन दोनों की डायरेक्शन क्या थी, ऑपोजिट थी। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटे, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा। आप समझ आई यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम था, लेकिन इसकी डायरेक्शन इस साइड पे थी और इसकी डायरेक्शन इस साइड पे थी। तो इसको जब हम राइट करेंगे तो हम इस तरह से राइट करेंगे। क्लियर। अब इसी इक्वेशन को अगर हम लोग आगे लेके चलते हैं, हम क्या करेंगे कि फोर्सेस F21 और F12, ठीक है, हमने शो की फिगर। जब हमने शुरू में अपनी इक्वेशन ड्राइव की थी तब भी मैंने आपको बता दिया था कि हमारी फोर्स है वो किसके इक्वल है। सपोज हम यहाँ पे F21 लिखें, अगर F21 किसके इक्वल था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे -R12। माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये किसके इक्वल था, F21 किसके इक्वल था, F12 के, लेकिन साइन किसका आया था, माइनस का आया था। इसलिए मैंने यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर R12 लिख लिया और साथ मैंने क्या यूज़ कर लिया, माइनस यूज़ कर लिया। क्लियर हुआ ना, क्योंकि ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, ऐसे ही था। तो इसका मतलब है इसकी जगह मैं ये भी पुट कर सकती हूँ वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे R12 लिख लिया। इज दैट क्लियर। अगली इक्वेशन अगर हम इसको आगे फर्दर करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटे ऐसे ही आ जाएगा। ये जो माइनस है इस माइनस को मैं इधर ले आऊँगी बाहर, ठीक है, इक्वेशन के बाहर ले आते हैं हम इसको, ठीक है। इस माइनस को हमने इक्वेशन के बाहर ले आए। Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय हमारा क्या था, आर स्क्वायर था। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये R12 को ऐसे का ऐसे ही हमने क्या कर लिया, ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर लिया। इस माइनस को मैं पूरी इक्वेशन के बाहर ले आई, माइनस को, ठीक है। अब जब हम माइनस को बाहर ले आए तो हमने एक और भी इक्वेशन की थी, हमारा ये चीज़ प्रूफ होगी कि F21 जो है वो किसके इक्वल है, -F12 के इक्वल है। अगर ये पूरी इक्वेशन देखो ना तो ये किसके इक्वल है, हम पहले निकाल, ये -12 जो ऊपर हमने फाइंड आउट की है, तो ये वही इक्वेशन आ गई ना अंदर वाली सारी। इसका मतलब है मैं यहाँ पे F12 भी लिख सकती हूँ। ये जो पूरी इक्वेशन थी ना बेटे, ये जितनी वैल्यूज़ आई हैं किसके इक्वल है, F देखो ये सारी इक्वेशंस किसके इक्वल थी, F12। इसका मतलब है इसकी जगह पे मैं F12 भी लिख सकती हूँ। तो F21 जो है वो किसके इक्वल हो गया, -F12 के इक्वल हो गया। इज डेट क्लियर। आगे फर्दर हम चलते हैं। अब हमने क्या देखना है, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। मैंने भी आपको, जब मैंने आपकी रीडिंग की थी तो बेटे मैंने डाई इलेक्ट्रिक को अंडरलाइन किया था। व्हाट इज़ डाई इलेक्ट्रिक, अगर हमारा मीडियम जो है वो कोई इंसुलेटर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डैट इज़ नोन एज डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। और ये चीज़ बेटे कंफर्म है, ये चीज़ हमें पता होती है कि अगर वहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक प्रेजेंस होगा तो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फेज जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी एज कंपेयर टू फ्री स्पेस, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब हमने किसी भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का इफेक्ट देखना है किसके ऊपर, कूलम्स फोर्स के ऊपर। हम क्या देखेंगे, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का इफेक्ट चेक करेंगे। तो एक यहाँ पे एक और चीज़ भी आपकी बुक में दी हुई है, परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी क्या होती है, किसी भी मटेरियल मीडियम की हम कंपेयर करेंगे विद द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर हम बेटे, मैं आपको सिंपल बताती हूँ, अगर हम इधर लिखते हैं, हम परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम, अगर मैं किसी भी मटेरियल मीडियम की परमिटिविटी को कंपेयर करूंगी विद द
परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। कंपेयर करूंगी अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं बेटे, तो दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? देन इट इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर? यहाँ पे हमने एक नई चीज़ पढ़ ली कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। मैंने कहा कि अगर हम किसी भी मटेरियल मीडियम की परमिटिविटी को कंपेयर करूँ विद परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? डेट इज़ नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर हो गया? और इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे बेटे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह के साइन से, ई आर। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? मीडियम। ये परमिटिविटी का साइन है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? इसको नॉट लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपने किसी भी मीडियम की परमिटिविटी फाइंड करनी हो तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि हम इसको कैसे लिख लेंगे? हम लिख लेंगे ई मीडियम इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू ई आर। सिंपल इधर रह गया, ये यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पे जाके क्या हो गया? उसने मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर हो गया? तो आप लोगों ने इसी टॉपिक में बेटे दो यहाँ पे डेफिनेशंस भी कर ली। हमने क्या की? एक हमने की डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक। फिर हमने किसकी डेफिनेशन कर ली? हमने कर ली परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन ही मैंने आपको बताई कि जब हम लोग दो परमिटिविटीज़ का कंपैरिजन करें, एक मटेरियल मीडियम की और एक वैक्यूम की, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेट इज़ नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपने मीडियम की परमिटिविटी फाइंड करनी है तो वो आप लोग कैसे फाइंड करोगे, वो भी मैंने आप लोगों को बताया। इसी को आगे फर्दर हम लोग लेके चलें बेटे अगर, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगी। अभी हमने क्या किया कि अब हम आगे फर्दर क्या करेंगे? अगर हमारा इंसुलेटिंग मीडियम, मैं क्या वर्ड बोल रही हूँ? अगर हमारा इंसुलेटिंग मीडियम बेटे, इंसुलेटिंग मीडियम हमारा जो है, यानी कि इंसुलेटिंग मीडियम क्या होता है? अभी मैंने डेफिनेशन बताई, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक। अगर हमने क्या किया कि डाई इलेक्ट्रिक को दो चार्जेस के दरमियान में हम प्लेस करते हैं, मैंने क्या वर्ड बोला? अगर हम किसी भी डाई इलेक्ट्रिक को दो चार्जेस के दरमियान में प्लेस कर लें तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ ऑब्जर्व होती है कि कूलम फोर्स जो है वो क्या डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी बाय अ फैक्टर ई आर। जो भी हमने ई आर फैक्टर पढ़ा उससे जो है वो कूलम फोर्स जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और जो न्यू कूलम फोर्स बिटवीन चार्जेस आती है इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर आपका मीडियम डाइलेक्ट्रिक होगा तो कूलम फोर्स को हम कैसे राइट करेंगे? हम करेंगे F इज इक्वल्स टू मीडियम। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मीडियम, यानी कि हमारा मीडियम क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। अगर आपका मीडियम डाइलेक्ट्रिक होगा तो आपकी कूलम फोर्स कैसे आप राइट करोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम यहाँ पे हम लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? एप्सिलॉन जो हमारा मीडियम है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को हमने किसके इक्वल करना है? ई और ई नॉट और ई आर के। ये ई नॉट ई आर कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया है। अभी मैंने बताया है ना ये क्या है? ई मीडियम किसके इक्वल है? ई नॉट ई आर के। तो वही इक्वेशन हम यहाँ पे अब पुट करेंगे इसकी जगह पे। ई परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो है उसकी इक्वेशन मैं यहाँ पे अब पुट कर लूँगी। तो हम यहाँ पे हमारी अगली इक्वेशन क्या बन जाएगी? एफ मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। ये कहाँ से आ गया बेटे? हमने परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की वैल्यू जो ये थी, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। बाकी इक्वेशन हमारी वैसे की वैसी आ जाएगी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर? आगे अब इस पूरी इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? हम लिख लेंगे ये जो 1/ER है ना, इसको हम बाहर ले आएंगे। 1/ER को हम बाहर ले आएंगे। अंदर हमारा क्या आ जाएगा? 1/4 पाए और यहाँ पे परमिटिविटी आ जाएगी नॉट वाली, ठीक है। ई आर को तुम ई नॉट को मैं ई आर को बाहर लेके जाना है, ठीक है। इसको हम लोगों ने बाहर ले जाना है, ई नॉट को हमने इसी जगह पे रह देना है। साथ आपका क्या आ जाएगा? Q1 Q2
डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये 1/ER आ गया। अब ये पूरी इक्वेशन देखो ये किसके इक्वल है, ये पूरी इक्वेशन हमारी एफ़ के इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल है, एफ़ के इक्वल है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे FV ठीक है, वैक्यूम फोर्स इन वैक्यूम। ठीक है, VAC फॉर वैक्यूम है। इसका मतलब क्या हुआ, अब वैसे आपको मैं बता रही हूँ जो ER होता है ना, अगर हमने यहाँ से ER फाइंड करना हो, ये क्या चीज़ था, F मीडियम, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे कि जो हमारा ER है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है F फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय कूलम फोर्स इन मीडियम के इक्वल है। इज डेट क्लियर। ये आपकी बुक में पूरी इक्वेशन ड्राइव नहीं करवाएगी, मैंने आपको बताया है। तो रिलेटिव परमिटिविटी, ये हमारी रिलेटिव परमिटिविटी है ER जो आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव परमिटिविटी को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम दो फोर्सेस का रेशो लें, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, ये अगर हम दो फोर्सेस का बेटे रेशो लें, द रेशो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ट प्लेस्ड इन एयर एंड एयर या वैक्यूम हो सकता है, टू द फोर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन इंसुलेटिंग मीडियम, दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये साइन किसका मैंने डाला, रिलेटिव परमिटिविटी का, और ये किसकी इक्वल होती है, रेशो ऑफ फोर्सेस। कौन सी फोर्स, फोर्स जब आपके पास मीडियम वैक्यूम हो, और उसका रेशो जब आप लेंगे उस फोर्स के साथ जब आपका मीडियम जो है वो क्या होगा, कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम होगा। तो जब इन दोनों का हम रेशो लेंगे वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा परमिटिविटी के। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो RE जो है ये परमिटिविटी का साइन होता है, अगर R साथ लग गया तो इसका मतलब क्या होता है बेटे, रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर हो गया। इस इक्वेशन को मैं एक दफ़ा से दोबारा आपको सारा एक दफ़ा समझा देती हूँ। हमने क्या किया, हमने देखा कि अगर हमारे जो किसी भी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस हैं उनको उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, हम वो इंट्रोड्यूस यूनिट वेक्टर्स। क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर सपोज करें कि ये वाला यूनिट वेक्टर है हमारा, कब, जब आपके डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर हों फ्रॉम Q1 टू Q2, और R12 हमने तब यूनिट वेक्टर लिया जब इसकी डायरेक्शन जो थी वो क्या थी, फ्रॉम Q2 टू Q1। अब यहाँ पे F21, यहाँ पे F12 हमने पुट किया। इक्वेशंस हम इनकी पहले निकाल चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे क्या चीज़ ऐड ऑन कर दी, यूनिट वेक्टर बेटे ऐड किए। यूनिट वेक्टर ऐड करने के बाद मैंने आपको बताया जिस तरह F12 जो है, F21 और F12 को हमने लास्ट अपने में लिखा था। ये देखो यहाँ पे अगर आपको याद हो, एंड हमारा ये आया था ना कि इनके मैग्नीट्यूड सेम है, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसका मतलब होगा कि यहाँ पे भी बेटे ये चीज़ आएगी, यूनिट वेक्टर्स में भी यही चीज़ आएगी कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट्स होंगी, इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। ये मैंने राइट किया। ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे राइट की थी, इसी को मैंने डायग्राम बना के भी आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया कि ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट है। इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। फिर हम आगे फर्दर चले, यहाँ पे हमने F21 लिखा और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यूनिट वेक्टर लिया 12 का। क्यों 12 का लिया, क्योंकि अभी हमने बताया था कि R21 R12 के इक्वल है, माइनस R12 के, यानी कि F12 की जगह हमने क्या ले लिया, माइनस R12 ले लिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर इस पूरी इक्वेशन को मैंने कंबाइन किया और माइनस को मैं ब्रैकेट से बाहर ले गई। ठीक है, और ये वाली जो पूरी इक्वेशन आई है बेटे, ये हमने ऊपर जब देखा था तो मैंने आपको बताया, देखो ये इक्वेशन देखो, ये किसके इक्वल है, F12 के इक्वल है। इसका मतलब है यहाँ पे मैं F12 लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे F12 लिखा, ये हमारी एंड इक्वेशन आई। उसके बाद हमने एक नई चीज़ शुरू की, डैट इज़ इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है बेटे, अगर आपका मीडियम कोई इंसुलेटर हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कहेंगे। फिर हमने एक और चीज़ पढ़ी, डैट इज़ नोन एज परमिटिविटी। फिर हमने पढ़ा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मैंने आपको क्या बताया कि जब हमने परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम का कंपैरिजन करेंगे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के साथ, तो जो परमिटिविटी हमारी आती है डैट इज़ नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ER इज इक्वल्स टू E मीडियम ओवर E नॉट। ये क्या चीज़ है, E जो साइन है, दिस इज द साइन ऑफ परमिटिविटी, R फॉर रिलेटिव एंड MED फॉर मीडियम। ठीक है,
और अगर आपने ई मीडियम फाइंड करना हो तो ये इधर का इधर रहेगा, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आके क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्लियर। उसके बाद फिर हम आगे फर्दर चले बेटे। फर्दर मैंने आपको फिर आगे हमने क्या किया कि यहाँ पे जो कूलम्स लॉ था उसको अब हमने उसका इफेक्ट देखा, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऑन कूलम फोर्स, उसका इफेक्ट किया हमने। यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, एफ मीडियम, बाकी इक्वेशन वहीं पे लिखी। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने क्या लिख दिया, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी कि जब हमारा मीडियम जो है वो कोई भी डाई इलेक्ट्रिक होगा देन कूलम्स लॉ किस तरह से हम लोग स्टेट करेंगे। अभी इसकी वैल्यू हम निकाल के आए थे कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम किसके इक्वल होता है, वो मैंने आप यहाँ पे लिख दिया। और मैंने इसकी जगह पे क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। अच्छा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट की, बाकी इक्वेशन एज इट इज़ रही। अब मैं 1 ओवर परमिटिविटी आर जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसको मैं साइड पे ले गई और बाकियों को मैंने क्या किया, ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। ये जो सब इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसकी इक्वल होती है, एफ वी ए सी, यानी कि अगर हमारा वीडियम वैक्यूम हो तो हमारी ये फोर्स आती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन द एंड हमारे पास जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो किसकी इक्वल आती है, वो इक्वल आती है एफ ए सी। और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो अगर मैं उसको इधर ले जाऊँ तो ये यहाँ पे मल्टीप्लायर वहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इन द एंड हमारे पास क्या आ गया कि रिलेटिव परमिटिविटी, ई आर रिलेटिव परमिटिविटी होती है ना, तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है बेटे, ये इसकी एक नई डेफिनेशन हमारे सामने आ गई कि ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है रेशो के। किसका रेशो, रेशो वो जब आपके दो चार्जेस बेटे इन वैक्यूम प्लेस होंगे और जब दो चार्जेस आपके किसी भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में होंगे, तो इन दोनों का जब आप रेशो लेंगे तो वो किसकी इक्वल आएगा, वो आएगा ई आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल। इज डेट क्लियर। ये पूरा टॉपिक मैंने आपको अच्छी तरह से इसकी इक्वेशन ड्राइव की, आपने एज इट इज़ इसकी इक्वेशन लिखी है, आपकी बुक में पूरी डेरिवेशन नहीं दी गई। ठीक है, कोशिश मैंने की है कि एक एक पॉइंट लिख के आप लोगों को समझाऊं ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। क्लियर हो गया। इसको आपने अच्छी तरह से करना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। अच्छा, फिर एक चीज़ और एंड पे मैं आपको बता दूं कि जो कूलम्स लॉ है इट हैज़ नो यूनिट। ठीक है, ई आर, अच्छा सॉरी कूलम लॉ कह रही हूँ, ई आर जो हमने अभी एंड किया ना, हमने एंड पे क्या निकाला, हमने निकाला ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी जो है इट हैज़ नो यूनिट्स और ई आर इट्स वैल्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, 1 से ज़्यादा होती है। ई आर का कोई भी यूनिट नहीं होता और इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, 1 से ज़्यादा होती है। अच्छा, अब आपने कूलम्स लॉ पढ़ लिया बेटे। कूलम्स लॉ के एंड पे मैं आपको एक और क्वेश्चन बताने लगी हूँ जो अक्सर आपकी बुक में, आपके पेपर में रिपीट होता है। वो क्या चीज़ है, डैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, के कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं। कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो कौन कौन सी हैं मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी बेटे, आप लोग अपनी अपनी नोटबुक पे उसको उतार लो। पहली लिमिटेशन क्या है कि कूलम लॉ होल्ड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए जो है हम उसको यूज़ कर सकते हैं और सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आउट करता है ये पॉइंट चार्ज इसको। दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है कि कूलम लॉ इज़ एप्लीकेबल ऑन स्टैटिक चार्जेस, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चार्जेस पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी लिमिटेशन इसकी क्या है कि कूलम लॉ इज़ नॉट वैलिड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर चार्जेस के दरमियान में शॉर्ट डिस्टेंस हो तो उसके लिए भी कूलम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो बेटे ये तीन मैंने आपको क्या बताई, दीज आर लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। आपकी बुक में यहाँ पे दी तो हैं लेकिन उस तरह से नहीं दी गई, तो मैं आपको बता रही हूँ, क्या आप लिख लो कि कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस हैं। देयर आर 3 लिमिटेशंस। पहली लिमिटेशन मैंने क्या बताई कि कूलम्स लॉ होल्ड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस। नंबर 2, कूलम लॉ इज एप्लीकेबल ऑन स्टैटिक चार्जेस। नंबर 3 लिमिटेशन मैंने क्या बताई, कूलम लॉ इज नॉट वैलिड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। इज डेट क्लियर। आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो मुझे बताओ, और इस टॉपिक के आगे अपनी बुक के ऊपर लिख लो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ये डेरिवेशन बेटे आती है। इसी टॉपिक में यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है, ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं और ये इनकी रिलेटिव परमिटिविटी बताई हुई है। ये आपने लर्न कर लेनी है, ज़ुबानी याद कर लेनी है क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज़ में आती है। क्लियर।
इसको अच्छी तरह कर लो, ठीक है। और फॉर एयर यहाँ पे एयर की बताई हुई है, ठीक है। और ये वैल्यू जो है ये किसके क्लोज है, क्लोज टू 1, ठीक है, जो एक नेग्लिजिबल एरर है, ठीक है। और इसको आपने अच्छी तरह से बेटे करना है। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।